नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुगाता के इंडियन में आप सबका स्वागत करता हूं और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 6th लेक्चर है। इस 6th लेक्चर में हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय अलग अलग मेथड देखने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला मेथड आज जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। पिछले लेक्चर में जस्ट इसके पहले जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था उस लेक्चर में फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन क्या होता है और कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी थी। आज हम लोग देखेंगे कि फैक्टराइजेशन किस तरह से करा जाता है कॉमन फैक्टर्स को बाहर निकालते हुए। अब देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। इन 2 क्वेश्चंस की मदद से ये कंसेप्ट जो है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है 2a² + 10a³ + 20a⁴। ठीक है, अगर मैं इसको डिटेल में करने जाऊँ तो व्हाट आई विल गेट इज 2a² का क्या क्या फैक्टर है। 2a² का फैक्टर है 2 × a × a। ठीक है, वैसे ही 10a³ का क्या क्या फैक्टर्स है। 10a इज 2 × 5 × a 3 बार है क्योंकि a³ है। उसके बाद 20a⁴ के क्या फैक्टर्स है। 2 × 2 × 5, 2 2 4, 4 5 20 × 4 बार a। कितने बार a? 4 बार a। इज दैट क्लियर फॉर यू? ये उनके फैक्टर्स आए हैं। अब इनमें आपको कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है? सबसे पहले तो 1 2 दिख रहा है, जी हाँ सर। उसके बाद यहाँ पर 4a है, यहाँ पर 3a है, यहाँ पे 2a, यानी कि 2a यहाँ पे कॉमन हो गए। तो अगर मैं इसका कॉमन फैक्टर निकालता हूँ, कॉमन फैक्टर विच इज CF, तो मेरा आ जाएगा 2 × a × a विच इज 2a²। ठीक है, बट हर बार हम ये लेंदी मेथड नहीं करेंगे। हमें क्या पता है, ये एक्सप्रेशन पता है। इस एक्सप्रेशन में हमें क्या पता है, 2 10 और 20 एक टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, तो मैं बाहर क्या निकालूंगा 2। उसके बाद a² a³ a⁴। इसमें a² कम से कम सबके पास है, a 2 बार सबके पास है, तो लिख देता हूँ मैं। उसके बाद जो बचेगा अंदर, अब इसमें से 2a² जाएगा तो 1, प्लस इसमें से 2a² जाएगा तो 5a, प्लस इसमें से 2a² जाएगा तो 10a² बचेगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, फैक्टराइजेशन बाय द मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, मतलब टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। इसमें से कॉमन फैक्टर को निकालेंगे तो ये आपका एक एक्सप्रेशन हो गया, ये आपका एक एक्सप्रेशन हो गया, ये एक फैक्टर हो गया, ये एक फैक्टर हो गया, ये फैक्टराइजेशन आपका हो गया जब आपने यहाँ पे कॉमन फैक्टर को निकाला है। इसी प्रकार से अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। अब इस बार हम लोग वो फैक्टर्स सारे इंडिविजुअली निकालते नहीं बैठेंगे, वो आपको समझना चाहिए, इसलिए मैंने आपको दिखाया। अब देखो यहाँ पर 16 और 20 किसके टेबल में आते हैं? 4 के टेबल में, यानी कि मेरा 4 कॉमन निकलेगा। यहाँ पर 2 माइनस है तो मैं माइनस को भी कॉमन निकाल सकता हूँ, जी हाँ सर निकाल सकते हो, चलो निकाल लिया। यहाँ पर 1 p है, यहाँ पर 2 p और 1 q है, यानी कि कम से कम 1 p तो कॉमन है, तो मैं -4p को बाहर निकालता हूँ। अब यहाँ पे 16p -16p को -4p से डिवाइड करता हूँ तो बस 4 बचेगा, +4, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिया। अब ये माइनस भी बन जाएगा प्लस वाई, बिकॉज माइनस तो कॉमन ले लिया। 20 आता है, 4 5 20। यहाँ पे 2p था जिसमें से एक बाहर गया, बचा 1p और बचा 1q। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, जिसमें आपका ये -4p एक कॉमन फैक्टर आ गया और आपका ये बायनोमियल आ गया 4 + 5 pq। समझ में आ गया? सो दिस इज हाउ यू डू फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट दी कॉमन फैक्टर्स। अब इसमें आपको बड़े बड़े एक्सप्रेशंस भी दे सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉमन फैक्टर भी बड़ा आएगा और रिमेनिंग जो आपका पॉलिनोमियल या फिर जो कुछ भी एक्सप्रेशन बचेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो भी बड़ा आएगा। उसमें कंफ्यूज होना नहीं है, उसको भी सेम मेथड से ही सॉल्व करना है। और यूजुअली जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं वो भी कंसिडर करने वाला हूँ, वो सारे क्वेश्चंस को भी कंसिडर करूँगा। अगली चीज जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स, यानी कि फैक्टराइजेशन का ये अलग सा मेथड है विच इज नोन एज रीग्रुपिंग द टर्म्स। अब ये मेथड सर कब हम लोग यूज करना है? तो सबसे पहले रीग्रुपिंग द टर्म्स से फैक्टराइजेशन करने का मेथड तब हम लोग यूज करेंगे जब जो भी पॉलिनोमियल, जैसे कि इससे पहले मैंने कॉमन फैक्टर वाला बताया था, तो जिस भी पॉलिनोमियल में एक कॉमन फैक्टर अगर नहीं है तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग फिलहाल तो डिवाइड करेंगे और इस प्रकार से डिवाइड करेंगे
कीजिए जिसमें से हमें कुछ कॉमन फैक्टर मिले, और ये डिवीजन को और फिर से ग्रुप करने को हम लोग कहेंगे रीग्रुपिंग द टर्म्स, यानी कि फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, उस टाइम होने वाला है जब एक पॉलिनोमियल में आपको एक कॉमन फैक्टर, समान कॉमन फैक्टर नहीं मिलने वाला है, उस सारे एक्सप्रेशन में होने वाला है। अगर हम लोग पहले एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स वाई है, 2x है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे y है, यानी कि यहाँ पे एक ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल के पास है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको रीग्रुप करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे। किस तरह से डिवाइड करेंगे, अब मैं देखूंगा यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 1y है, तो मैं इसका एक ग्रुप बना लेता हूँ। यहाँ पे 1x 1y है, यहाँ पे 1x है, तो इनका मैं ग्रुप बना लेता हूँ। तो इस ग्रुप की अगर बात करें तो यहाँ से कॉमन फैक्टर क्या है, 1y। तो अगर मैं 1y बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पे बचेगा 1y और यहाँ पे बचेगा 2 एज इट इज। प्लस इस ग्रुप की अगर बात करूँ तो यहाँ पे x x है, तो मैं x कॉमन निकालता हूँ, तो अंदर बचेगा यहाँ पे y और यहाँ पे 2, क्योंकि x तो कॉमन निकल चुका है। अब यहाँ पे देखो y + 2 कॉमन है, तो मैं y + 2 को एज इट इज लिख लेता हूँ, और जो बचेगा y + x उसको मैं लिख देता हूँ। सो दिस इज हाउ यू डू फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग दी टर्म्स। एक पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, उसमें से कॉमन फैक्टर्स निकाले, फिर रीग्रुप किया, 2 फैक्टर्स हमारे पास आ गए, यानी कि फैक्टराइजेशन हमने कर लिया है। समझ में आ रहा है आपको। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखो PQR - 3PQ + R² - 3R, पूरे पॉलिनोमियल में एक ऐसा कोई टर्म है ही नहीं, या एक से ज़्यादा ऐसा कोई टर्म है ही नहीं जो कॉमन हो सकता है। तो हम लोग इसको भी अगर डिवाइड करेंगे 2 ग्रुप्स में, ये एक ग्रुप, क्यों सर ये एक ग्रुप, इसमें PQ यानी PQ दिख रहा है, PQ दिख रहा है, RR दिख रहा है। अब इसमें से PQ अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा R - 3, सही है, जी हाँ सही है। और यहाँ पे R है, तो R अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा R -3, वाई बिकॉज 3R में से R कॉमन आ गया तो 3 बचा। अब R - 3 और R - 3 भी कॉमन है, तो यहाँ पे मैंने R - 3 लिख लिया, और PQ + R बचेगा, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। सो अगेन दिस इज योर आंसर, दिस इज द फैक्टराइजेशन विद द हेल्प ऑफ एक रीग्रुपिंग द टर्म्स, जहाँ पे 2 फैक्टर्स हमें आ गए हैं। तो आई होप आपको ये फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स भी एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। मुझे पता है डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप लेके आओगे, बट सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस वाले वीडियोस में ज़रूर कवर करने वाला हूँ। आज के वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज फैक्टराइजेशन विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, यानी हमें यहाँ पर भी फैक्टर्स ही निकालना है, यानी यहाँ पर भी हमें फैक्टराइजेशन ही करना है, बट यहाँ पर हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की मदद से निकालना है। वही 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अब उन 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को रिकॉल करेंगे और इन 2 प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यूजुअली इस टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन में वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट अगेन वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस इस पार्ट में तो मैं आपको नहीं बता सकता, तो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। बाकी जो बचे हुए वाइड रेंज है ना, वो क्वेश्चंस वाले वीडियोस में मैं जरूर कवर करने वाला हूं। अगर मैं बात करता हूं पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन इज 4m² - 8m + 4। ठीक है, अब मुझे आइडेंटिटीज को रिकॉल करना है, और आइडेंटिटीज का जो राइट हैंड साइड था मोस्टली उन्हें रिकॉल करना है। उन्हें रिकॉल करने के बाद कुछ सिमिलर दिख रहा है क्या देखना पड़ेगा। जैसे कि मुझे कुछ याद आ रहा है, दैट इज a² - 2ab + b²। याद आ गया ये क्या चीज़ है, दिस इज इक्वल्स टू a - b दी होल स्क्वायर। समझ में आ गया। तो हमें यही फाइंड आउट करना है a - b होल स्क्वायर क्या है। यहाँ पर a² की वैल्यू क्या है, 4m², यानी a² की वैल्यू क्या है, 4m²। तो a की वैल्यू क्या होगी, 2m। सही कहा आपने। अगर a² की वैल्यू 4m² है तो स्क्वायर रूट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2m। और b² की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर, 4, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। सही है। तो a - b होल स्क्वायर क्या होने वाला है, a - b होल स्क्वायर हो जाएगा 2m - 2 दी होल स्क्वायर, जिसको मैं 2m - 2 इंटू 2m - 2 लिख सकता हूँ। जी हाँ सर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, फैक्टराइजेशन विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। 2 फैक्टर्स आ गए। इज दैट क्लियर फॉर यू।
क्या किया हमने इस एक्सप्रेशन को ध्यानपूर्वक देखा और जो आइडेंटिटीज हमें लर्न थी, जो आइडेंटिटीज हमें पता थे, 4 आइडेंटिटीज, वो चारों के चारों आइडेंटिटीज को दिमाग में हमने दौड़ा है। अब जब दौड़ा है तो उसके राइट हैंड साइड जो थे उनको याद किया और मुझे पता चला कि ये ए रिजेंबल कर रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। तो मैंने लिखा, चेक किया, सही आ रहा है। अब चेक करते समय मैंने 2ab को भी चेक करोगे तो भी सही आएगा, जैसे कि 2 इंटू ए इज आपका 2m इंटू बी इज आपका 2, तो 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8, 8 इंटू एम इज 8m। देखो 8m आ रहा है, सही है। तो मैंने ये आंसर जो है वो a माइनस बी द होल स्क्वायर यानी कि 2m माइनस 2 द होल स्क्वायर विच इज 2m माइनस 2 इंटू 2m माइनस 2 लिख लिया है। अब इस केस ऑफ सिनेरियो में देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस 5y यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप बोलोगे सर ये तो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना सर, सही है ना सर। मैं बोलूँगा नहीं, वाई, बिकॉज अब ध्यान से देखिएगा बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 6 किसी का स्क्वायर हो सकता है क्या, नहीं। अगर नहीं तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं यूज हो रही है, इतना आपको ध्यान में लाना है, ठीक है। तो इस प्रकार का फॉर्मेट कौन से आइडेंटिटी में है, मैं आपको बताता हूँ कौन से आइडेंटिटी में है। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। यानी हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग डायरेक्टली आंसर लिख लेंगे। यहाँ पर x मतलब y है, ठीक है। तो a और b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी मैं बताता हूँ। ये जो बीच का टर्म है 5 दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी हमारा कितना है 5, और ये जो लास्ट का टर्म है दैट इज ए बी, यानी a इंटू बी कितना है 6। अब ऐसे कौन से दो नंबर्स है जिनको ऐड करने से 5 आएगा, जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा, सोचिए, सही कहा आपने। 3 प्लस 2 इज नथिंग बट 5 एंड 3 इंटू 2 इज नथिंग बट 6, यानी कि a की वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो 3 और b की वैल्यू यहाँ पे आप लिख सकते हो 2। देन द आंसर इज x प्लस a यानी कि y प्लस 3 इंटू y plus 2, x plus a into x plus b is your final answer. So this is the obtained answer by the factorization using algebraic आइडेंटिटीज। समझ में आ गया, दो फैक्टर्स हमें मिल गए हैं, फैक्टराइजेशन हमारा हो गया है और ये पार्ट भी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब फिलहाल जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था सारा का सारा थ्योरेटिकल पार्ट जो है मैंने कवर कर लिया है। अब इसके बाद वाले जो लेक्चर्स रहेंगे, बाद वाला जो पार्ट रहेगा या फिर जो भी पार्ट्स रहेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस वाले पार्ट रहने वाले हैं, तो उन पे बिल्कुल भी अटेंटिव आपको रहना है, देखना है किस तरह से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। फिलहाल इस पार्ट को एक लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।